Hello kids, welcome to English class and today we'll read the poem O Spring. The spring season or the Basant Ritu is the fabulous period of merriment when nature is at the best and seems to be full of life. So, in the spring season we see that everywhere the flowers bloom, चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है. Human life is possible on the earth only in the company of the vivacious nature. Humans and the animals are sure to perish after old age, but nature is omnipotent and young forever. Nature is always inviting and attracting us toward its beauty, but we humans gradually become weak and old and unable to go close to the nature to appreciate its beauty. This is why the poem expresses her inability to welcome it, because her very heart does not allow her to run to greet it. Through her love for the nature has not, though her love for the nature has not weakened. So we all know कि स्प्रिंग सीजन हम सबको कितना पसंद है, बिकॉज एवरीवेयर द वेदर इज सो प्लेजेंट, द फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. सो वी ऑल लव स्प्रिंग सीजन. सो उस टाइम पे कहते हैं नेचर अपनी बेस्ट ब्यूटी पे होता है, बिकॉज सब कुछ इतना अच्छा, इतना सुंदर दिखता है. बट लाइक वी ह्यूमन बीइंग, टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ हम क्या होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं. जो चीज़ें हैं, जो ब्यूटी है वो कम होती जाती है, वो सब होता जाता है. बट नेचर के साथ ऐसा नहीं है. नेचर हमेशा ब्यूटीफुल रहता है. सीजन आता है, उसके बाद फिर दूसरा सीजन आता है, इस तरीके से चेंज होते रहते हैं. सो इन दिस पोएम ये बता रहे हैं कि अब इनएबिलिटी बता रहे हैं ह्यूमन बीइंग की कि वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाता है, लाइफ की जो ब्यूटी है या नेचर की जो ब्यूटी है. बट अपने हार्ट में वो अभी तक जो स्प्रिंग सीजन है उसको पसंद करता है, लव करता है. सो चलिए पढ़ते हैं पोम. ओ स्प्रिंग, आई कैन नॉट रन टू ग्रीट योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड, clad in the shining wheel of gold with the champa buds and blowing wheat and the silver anklets on my feet. So here जो भी पोएट है वो कह रहे हैं कि ओ स्प्रिंग, आई कैन नॉट रन टू ग्रीट योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड. जब यंग एज में था तो जैसे तुम्हें ग्रीट करने के लिए दौड़ता था, ब्यूटीफुल सा एंकलेट पहने हुए और चंपा बर्ड्स के साथ, मतलब बालों में लगाया हुआ, इस तरीके से मैं तुम्हें ग्रीट करने के लिए भागता था. बट अब मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूँ. क्लास 7th हिंदी व्याकरण चैप्टर 22. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है सार लेखन, यानी कि प्रिसिस राइटिंग. तो बच्चों, सार लेखन कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं इस पाठ में. तो बच्चों, किसी गद्य या पद्य के मुख्य भाग को छोड़े बिना उसे संक्षेप में लिखना ही सार लेखन कहलाता है, चाहे वो गद्य हो या फिर पद्य हो. कम से कम शब्दों में दूसरे के कथन को प्रकट करने के लिए भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों ही जरूरी हैं. इससे दूसरों के विचारों के मूलांश को ग्रहण करने और उसे अपनी शैली में व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है. बच्चों, मूलांश यानी मूल अंश जो कहा गया है. ध्यान रहे कि सार गद्यांश का 1/3 हो, यानी कि 1/3 होना चाहिए बच्चों. इसके लिए शब्द या पंक्तियों की संख्या गिनने की अपेक्षा अनुमान लगाना ही ठीक रहता है. 2-4 शब्दों का कम या अधिक होना कोई महत्व नहीं रखता है, तो आपको अनुमानतः इतना रखना है, कोई गिन करके आपको इसको काम नहीं करना है. प्राय सार लेखन उपयुक्त शीर्षक लेखन से ही पूर्ण माना जाता है. तो बच्चों, आपको एक उदाहरण दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश का सार एवं उपयुक्त शीर्षक लिखिए. तो देखिए, आपको एक गद्यांश दिया गया है. तो बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि खेलने कूदने से बालकों का समय नष्ट होता है. उनका ऐसा सोचना सर्वथा गलत है. खेलकूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, साथ ही मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है, जैसे विजयी होने पर अभिमान न करना, पराजित होने पर साहस न छोड़ना, ध्येय प्राप्ति के लिए एकजुट होना, सहयोग बनाए रखना आदि गुण
खेलों के द्वारा सरलता से सीखे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यही गुण मनुष्य के विकास में सहायक होते हैं, वह भावी जीवन की सुदृढ़ भूमिका बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसका सार भी देख लेते हैं। तो बच्चों, कुछ लोगों का सोचना है कि खेलकूद से बच्चों का समय नष्ट होता है। यह गलत है। खेलकूद से स्वास्थ्य के साथ साथ मनुष्य में अनेक गुणों का विकास होता है, जैसे 7th हिंदी व्याकरण चैप्टर 23। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, जिसका शीर्षक है बच्चों डायरी लेखन, यानी कि डायरी राइटिंग। तो बच्चों, डायरी लेखन कैसे किया जाता है? आप सभी को डायरी के बारे में तो पता ही होगा। तो आइए जानते हैं इस पाठ में कि हम अच्छी डायरी कैसे लिखें बच्चों। तो बच्चों, डायरी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे दैनंदिनी भी कहते हैं बच्चों। दैनंदिनी यानी कि रोज की कहानी, यानी कि रोज जो घटना घट रही है जब आप उसको लिख रहे हैं तो उसको दैनंदिनी भी कहते हैं। इसमें लेखक अपने साथ प्रतिदिन होने वाली मुख्य बातों को लिखता है। किसी विशेष दिन के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कि इसको छोटा करके, जो आने वाले समय में हमारे बीते हुए पलों की याद भी बन जाता है। डायरी लिखना भी बच्चों एक कला है। डायरी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो कुछ लिखा जाए वह सत्य हो। किसी आदमी के संबंध में बुरी बातें डायरी में कभी नहीं लिखनी चाहिए। आज डायरी लेखन साहित्य की विधा बन चुकी है। तो आइए बच्चों, जानते हैं डायरी लेखन के कुछ उदाहरण, जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे कि हम एक अच्छी डायरी कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पहला है मैच पर हारने में डायरी लेखन। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, उस दिन की दिनांक आएगी, जैसे 15 अगस्त है, यहाँ पे मैं ईयर लिख दूँ 2024 या 25। तो इसको शुरू करते हैं। प्रिय डायरी, आज का दिन मेरे जीवन के सबसे बुरे दिनों में गिना जाएगा। आज मुझे एक सबक यह भी मिला कि अगर कोई जहाज पानी में डूबता है तो उसके कप्तान को ही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। जब मुझे अपनी कक्षा की क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया तो मैं 7वें आसमान पर था। बच्चों, 7वें आसमान पर होना यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करना। ऐसा लगता था कि सारे छात्र मैच नहीं मुझे ही देखने आए हैं। लेकिन हाय, आज जब हमारी टीम कक्षा 8 से हार गई तो मुझे ऐसा लगा कि सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हालांकि हार के लिए पूरी टीम ही जिम्मेदार थी। रितेश ने तो एक ओवर में ही 30 रन देकर मैच पूरी तरह से दूसरी टीम की झोली में डाल दिया। लेकिन अगर कप्तान मैं हूं तो हार की जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी होगी। खैर, मैं देखूंगा कि कमी कहाँ हुई जो हम हार गए, और मैं कप्तान के रूप में अगला मैच जरूर जीतूंगा। तो बच्चों, ये एक डायरी लेखन की आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था। अब एक दूसरा उदाहरण है, जब भाखड़ा नांगल बांध की सैर करने पर डायरी लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, 16 मार्च, 24 या 25, जो भी ईयर चल रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने 24 लिख दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रिय डायरी, डायरी को संबोधित करना है। फिर आज हम लोग भाखड़ा नांगल बांध देखने गए। यह बांध पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर अनुकूल स्थान पर बनाया गया है, जहां नदी की धारा के दोनों ओर पहाड़ियां एक दूसरे के काफी निकट आ गई हैं। भाखड़ा बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। यह टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बने जलाशय। What did the poetess used to wear while welcoming the spring? The poetess used to wear shining wheel and silver anklets on her feet. Next is think and discuss. Why has the poetess become unable to welcome the spring? Discuss the reason. So आपको रीजन बताना है कि जो पोएटेस है उसने अब जो है स्प्रिंग को वेलकम करना क्यों छोड़ दिया है, क्यों एंजॉय करना छोड़ दिया है. सो दैट यू हैव टू डिस्कस in your own word with your classmates, with your teacher. Next is vocabulary. Various meaning of words. Some words have more than one meaning and they can be used in different contexts. For example, the word greet means, यहाँ पे greet का मतलब क्या है? वेलकम करना, एड्रेस, सैल्यूट भी हो सकता है, हेल, रिसीव, से हेलो एटसेट्रा. सो दिस वर्ड greet here have different meaning. Greet के
अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं. कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड योर डिफरेंट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. लाइक क्लैड, क्लैड के आपको अलग अलग क्या मीनिंग हो सकते हैं. लाइक यहाँ क्लोथ्स के लिए यूज किया है. अदर देन दैट हम क्लैड्स को किस किस मीनिंग में यूज करते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द डिक्शनरी. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव with D, ED and ING. So we can change some nouns and verb into adjective by adding D, ED and ING. हम किसी noun या verb के end में D ऐड कर दे या ED या ING ऐड कर दे तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं adjective में. For example, scent, पीछे ED लगा देंगे तो scented. Like scented cotton means, scented means खुशबू जिसमें आती है. शाइन, ing लगा दिया तो शाइनिंग, शाइनिंग व्हील. सो नाउ एड D, ED and ING to the following word to make the adjective. Also write one suitable noun after each adjective. One has been done for you. Like blow. So blowing wind. Greet, greeting spring. Next, enjoy the poem. Rhyme scheme. In this poem, the first line of each stanza rhymes with the fourth and fifth line and the second line rhyme with the third line. So यहाँ पे जो poem है हमारी, उसमें जो फर्स्ट लाइन है ईच स्टेंजा की वो फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन के साथ राइम करती है एंड सेकंड लाइन जो है वो थर्ड लाइन के साथ. ओ स्प्रिंग, आई कैन नॉट रन टू ग्रीट योर कमिंग एज आई डिड ऑफ ओल्ड, क्लैड इन द शाइनिंग व्हील ऑफ गोल्ड. सो ओल्ड एंड गोल्ड क्या है, राइमिंग वर्ड्स है. विद द चंपा बर्ड्स एंड ब्लोइंग व्हीट एंड सिल्वर एंकलेट ऑन माई फीट. So wheat, greet and feet, they are rhyming words. Thus, the rhyming scheme adopted in the poem is A, B, B, A, A. Write the rhyme applied in the last stanza of the poem. तो इस तरीके से आपको last stanza में कौन सी scheme जो है follow हो रही है, that you have to write. Next, grammar. Figures of speech. What is figures of speech? The figure of speech is a phrase of word having different meaning than its literal meaning. Means अपना उसका जो meaning होता है उससे कुछ different meaning. Conveyed meaning by identifying or comparing one thing to the another, which has connotation or the literal meaning familiar to the reader. The two examples of the figure of speech are personification and hyperbola. What is personification? Personification is the attribution of the personal nature or the human characteristic to something non-human. Means किसी non-human में जो human की characters दिखाई देते हैं वो होता है personification. और representing of an abstract quality in the human form. For example, forgive me, oh my comrade Spring. Comrade means friend. So यहाँ Spring को उसने friend कहा है. So ये हो गया personification. Next is hyperbole. The word hyperbole has been derived from the Greek word meaning excess. It uses extreme exaggeration to the overstate a point to show the emphasis. It is the opposite of understatement. For example, I had a ton of homework to do means बहुत सारा. Ton of homework means बहुत सारा homework है. Next, identify and write the figure of speech used in each of the following sentence. Oh spring, I cannot run to greet. Means यहाँ पे हमें figure of speech जो है वो find out करनी है. Oh spring. सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में.
जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति कौन कौन है? आर्यल, राहुल, यामिनी, अनु, प्रताप, अभिनव आदि। अब विशेष स्थान को देखते हैं, जैसे दिल्ली, शिमला, गोरखपुर, कोलकाता, चेन्नई आदि। ऐसे ही विशेष वस्तु को देख लेते हैं, रामायण, गोदान, ध्रुव स्वामिनी, महाभारत आदि। अब देखते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन क्या है बच्चों? जिस शब्द से किसी जाति यानी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, नदी, पक्षी, आदमी, बकरी, घोड़ा, चौकीदार, शेर, गांव, पर्वत, मनुष्य आदि। अगर मैं बच्चों पर्वत कहती हूँ तो वो कोई भी पर्वत हो सकता है ना, हिमालय भी हो सकता है, अरावली भी हो सकता है ना, इसके साथ विंध्य भी हो सकता है, सह्याद्री भी हो सकता है और नीलगिरी भी हो सकता है ना। जब मैं नाम लूंगी नीलगिरी, हिमालय, वो क्या हो जाएगा? GK chapter 5 Good Communication. Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 5 and the name of the chapter is Good Communication. So यहाँ पे हम द का यूज करेंगे बिकॉज हम स्पेसिफिक जो सिंपल और ऑनेस्ट मैन है उनकी बात कर रहे हैं. सो विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल द हियर. So here we end the chapter. I hope you like and understand the poem. Now you have to practice this chapter.